एआई की दुनिया में हम अक्सर तरक्की को नंबरों और बेंचमार्क से नापते हैं। लेकिन क्या हो अगर हमारे नापने के तरीकों में ही कोई छुपा हुआ झोल हो? एक ऐसा झोल जो ये तय कर दे कि कौन सा एआई स्मार्ट है और कौन सा नहीं, और ये सब कुछ बस एक छोटे से अनदेखे चुनाव पर निर्भर करता हो। अच्छा, इसे समझने के लिए एक सवाल पर गौर करते हैं। एक ऐसे स्टूडेंट को ग्रेड कैसे दिया जाए जो कभी क्लासरूम छोड़ता ही नहीं और लगातार बस हर रोज कुछ नया सीखता रहता है? सोचिए, एक स्टूडेंट सोमवार को फिजिक्स पढ़ रहा है और मंगलवार को बायोलॉजी। हफ्ते के आखिर में ये कैसे पक्का किया जाए कि वो फिजिक्स भूला तो नहीं? असल में यही वो चुनौती है जो उन एआई मॉडल्स के सामने आती है, जो लगातार एक न खत्म होने वाली डेटा की धारा से सीखने के लिए बनाए गए हैं। तो चलिए एआई की इस लाइफ लॉन्ग लर्निंग यानी जिंदगी भर सीखते रहने की समस्या की गहराई में चलते हैं। ये वो असल प्रॉब्लम है जिससे कंटिन्यूअल लर्निंग का फील्ड सुलझाने में लगा हुआ है। देखिए, लक्ष्य बहुत बड़ा है। एक ऐसा एआई बनाना जो हम इंसानों की तरह लगातार सीखता रहे, अपने ज्ञान को अपडेट करता रहे, और सबसे जरूरी बात, जो कुछ उसने पहले सीखा है उसे भूले नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी रुकावट है जिसे कहते हैं कैटास्ट्रोफिक फॉरगेटिंग या विनाशकारी विस्मृति। इसे एक व्हाइट बोर्ड की तरह समझिए। अगर आपको कुछ नया लिखना है तो आपको पहले से लिखी हुई चीज को मिटाना पड़ता है ना? एआई भी अक्सर अपनी यादों के साथ बिल्कुल यही करता है। जैसे ही वो कुछ नया सीखता है, पुराना ज्ञान मिट जाता है। अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां हम ये देखेंगे कि हम इन लगातार सीखने वाले एआई का टेस्ट कैसे लेते हैं। और यहीं पर हमें टेस्ट की एक छिपी हुई खामी मिलती है जो पूरी तस्वीर ही पलट कर रख देती है। वैसे तो ये प्रोसेस काफी सीधा साधा लगता है। एक लगातार आती हुई डेटा स्ट्रीम ली जाती है, उसे अलग अलग टास्क में काटा जाता है, एआई को उन पर एक एक करके ट्रेन किया जाता है और फिर उसके परफॉर्मेंस को जांचा जाता है। लेकिन सारी कहानी की जड़, हमारी प्रॉब्लम का सेंटर, दूसरे स्टेप में छिपा है कि हम डेटा को काटते कैसे हैं। ये एक मामूली सा फैसला लगता है, पर जैसा कि हम देखेंगे, यही सब कुछ बदल देता है। जैसा कि इस रिसर्च के लेखक कहते हैं, डेटा को अलग अलग टास्क में बांटने का ये कदम सिर्फ तैयारी का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये मूल्यांकन की बनावट का ही एक हिस्सा है। मतलब आसान शब्दों में कहें तो ये सिर्फ डेटा की तैयारी नहीं है, ये तो ऐसा है मानो हम खेल के बीच में ही उसके नियम बना रहे हों, और ये नियम किसी एक खिलाड़ी को फायदा या नुकसान पहुंचा सकते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि एक दौड़ हो रही है, लेकिन हर दौड़ने वाले के लिए रेस ट्रैक की लंबाई अलग-अलग है। क्या ये एक फेयर कंपटीशन होगा? बिल्कुल नहीं। एआई के मूल्यांकन में अनजाने में कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां डेटा को अलग-अलग लंबाई के टास्क में काटने से हर एआई के लिए एक अलग रेस ट्रैक बन जाता है। हम अनजाने में ही रेस ट्रैक की लंबाई बदल रहे हैं। चलिए, अब देखते हैं कि इस छिपी हुई खामी के नतीजे कितने चौंकाने वाले हो सकते हैं। ये वो हिस्सा है जहां हम देखते हैं कि कैसे एक ही एआई को पूरी तरह से अलग-अलग रिपोर्ट कार्ड मिल सकते हैं। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। रिसर्चर्स ने एक ही एआई मॉडल को एक ही डेटा स्ट्रीम पर ट्रेन किया। फर्क सिर्फ इतना था कि डेटा को 3 अलग-अलग तरीकों से काटा गया, 9 दिन, 30 दिन और 44 दिन के टास्क में। अब जरा बीच वाले कॉलम पर नजर डालिए, 30 दिन वाले टास्क पर। यहाँ एवरेज एरर लगभग 10.5 है, सबसे बढ़िया नतीजा। अब दाईं ओर देखिए, 44 दिन वाले कॉलम पर एरर उछलकर 30 से भी ज्यादा हो जाता है। वही मॉडल, वही डेटा, तो आखिर हुआ क्या? तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, एकमात्र चीज जो बदली गई थी वो थी डेटा को बांटने का तरीका। वही एआई, वही डेटा, वही ट्रेनिंग, फिर भी परफॉर्मेंस में इतना जबरदस्त फर्क। ये दिखाता है कि मूल्यांकन का सेटअप खुद ही नतीजों को कितना ज्यादा बदल सकता है। तो ऐसा होता क्यों है? ये तस्वीर इसका जवाब देती है। यहाँ हर चौकोर बॉक्स एक नक्शा है कि एआई को सीखने के लिए खुद को कितना बदलना पड़ रहा है। बाईं तरफ 9 दिन के छोटे छोटे टुकड़ों के साथ ये नक्शा एक उलझे हुए मोज़ेक जैसा दिखता है, जिसमें तेज और अलग-अलग रंग हैं। इसका मतलब है कि एआई को लगातार बड़े और अचानक बदलाव करने पड़ रहे हैं, जिससे उसके लिए स्थिर रूप से सीखना मुश्किल हो जाता है। वहीं दाईं तरफ बड़े टुकड़ों के साथ नक्शा कहीं ज्यादा स्मूथ और एक जैसा है। बदलाव धीरे धीरे होते हैं, जिससे एआई ज्यादा तार्किक तरीके से सीख पाता है और बेहतर नतीजे देता है। इसे ऐसे समझिए जैसे जाम से भरी सड़क पर गाड़ी चलाना और एक खाली हाईवे पर चलाना।
इस समस्या का पता लगाना एक बात है, लेकिन क्या हम एआई को ट्रेन करने के इस महंगे काम को करने से पहले इसका पता लगा सकते हैं? इस पेपर का जवाब है हाँ, और वो टेस्ट के लिए एक फ्रेजिलिटी स्कोर यानी नाजुकता का स्कोर सुझाते हैं। इसका मूल विचार ये है कि कुछ टेस्ट संरचनात्मक रूप से नाजुक होते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप टास्क की सीमाओं को जरा सा भी बदलते हैं तो आप अनजाने में एक पूरी तरह से अलग और शायद बहुत ज्यादा मुश्किल टेस्ट बना सकते हैं। ये तस्वीर ही पूरी कहानी की चाबी है। नीली रेखा डेटा का प्रवाह है और उसमें वो अचानक आया उछाल देखिए। वो जानकारी में एक बड़ा बदलाव है। हरी खड़ी रेखा वो जगह है जहां हमने एक टास्क बनाने के लिए डेटा को काटने का फैसला किया। अब सोचिए, हम इस कट को जरा सा भी खिसका दें, उस नारंगी जोन के अंदर कहीं भी। जैसे ही ये कट उस उछाल को पार करेगा, टास्क का स्वभाव ही पूरी तरह बदल जाएगा। ये ऐसा है जैसे जोड़ घटाव के एक सवाल में अचानक कैलकुलस का एक मुश्किल सवाल आ जाए। सीमा में एक छोटा सा बदलाव एक बिल्कुल नई समस्या खड़ी कर देता है। यही है संरचनात्मक नाजुकता। इस नाजुकता को नापने के लिए रिसर्चर्स ने एक मीटर बनाया जिसका तकनीकी नाम है बाउंड्री प्रोफाइल सेंसिटिविटी या बीपीएस। लेकिन इस नाम से घबराने की जरूरत नहीं। इसे बस एक भूकंप डिटेक्टर की तरह समझिए। एक इमारत बनाने से पहले ये डिटेक्टर हमें बताता है कि जमीन स्थिर है या भूकंप आने का खतरा है। और नतीजे साफ हैं। ये चार्ट बीपीएस को काम करते हुए दिखाता है। 9 दिन के विभाजन का बीपीएस स्कोर सबसे ज्यादा है, जो ये कंफर्म करता है कि ये बनावट के हिसाब से सबसे नाजुक सेटअप था। इसके उलट 44 दिन के विभाजन का स्कोर सबसे कम है, जो इसे सबसे स्थिर बनाता है। और ये हमारे पिछले परफॉर्मेंस के नतीजों से पूरी तरह मेल खाता है। तो इन सब तकनीकी बातों की परवाह क्यों की जानी चाहिए? क्योंकि हम जिस तरह से तरक्की को नापते हैं वही तरक्की की परिभाषा बन जाती है। और अगर हमारे नापने के पैमाने ही टूटे हुए हैं तो हो सकता है हम पूरी तरह गलत दिशा में दौड़ रहे हों। तो इस पूरी चर्चा से सीखने वाली मुख्य बातें क्या हैं? पहली, मूल्यांकन के लिए डेटा को कैसे बांटा जाता है ये एक बेहद जरूरी चुनाव है। दूसरी, ये चुनाव एआई के परफॉर्मेंस स्कोर को नाटकीय रूप से बदल सकता है। तीसरी, कुछ मूल्यांकन सेटअप नाजुक होते हैं और अविश्वसनीय परिणाम दे सकते हैं। और चौथी और सबसे जरूरी, अब हमारे पास एआई को ट्रेन करने से पहले ही इस नाजुकता का पता लगाने का एक तरीका है। ये सिर्फ एक प्रयोग के बारे में नहीं है, ये एक चेतावनी है कि हम मशीन लर्निंग के पूरे क्षेत्र में तरक्की को कैसे नापते हैं। अगर हमारे बेंचमार्क्स ही अस्थिर हैं, तो हम कैसे भरोसा कर सकते हैं कि जो नए बेहतर मॉडल आ रहे हैं वे वाकई बेहतर हैं? और ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। अगर एआई को नापने के लिए हम जिन पैमानों का इस्तेमाल करते हैं वे खुद ही लचीले हैं, तो हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम सच्ची तरक्की को नाप रहे हैं, न कि सिर्फ एक बेंचमार्क लॉटरी जीत रहे हैं?